मेरी मालकिन बारिश होती तो मुझे कमरे में बुला लेती, वजह पूछता तो पर्स निकालकर पैसे पकड़ाती और बाजार भेज देती। मैं तेज़ बारिश में साइकिल निकालता हूँ और मालकिन के काम को निकल जाता हूँ। तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। मालकिन दूध का ग्लास पिलाकर कहने लगी कि चलो सो जाओ। उस रात मेरे होश उड़ गए। मालकिन ने तो मेरे साथ मैं रामपुर के एक गांव में एक औरत के घर नौकरी करता था। मेरी मालकिन का गांव में बड़ा सा घर था और सहन भी काफ़ी बड़ा और कच्चा बना हुआ था। मैं साइकिल पर मालकिन के काम किया करता था। घर के सारे काम वो मुझसे ही करवाती थी और बाहर का सौदा लाना भी मेरी ही जिम्मेदारी थी। लेकिन मेरी मालकिन की मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी। वो अकेले घर में रहती थी और जैसे ही रात होते 11 के बाद वो मुझे कहती कि अपने कमरे से बाहर मत निकलना। मैं सोचता कि कमरे से बाहर क्यों ना निकलूं। बहरहाल मालकिन मुझे पैसे बहुत अच्छे दे रही थी, इसलिए मैंने मालकिन की बात नहीं टाली। मैं यहाँ पर पैसे ही तो कमाने आया था। मेरी मंगनी अपने चाचा की बेटी से हुई थी और चाचा कहने लगे कि 2 साल के अंदर अगर 10 लाख की रकम जमा न की तो अपनी बेटी की शादी किसी और से कर दूंगा। क्योंकि मैं शुरू से ही सुस्त इंसान था, मेहनत और मशक्क़त वाले कामों से मेरी जान जाती थी। जहाँ मैं काम किया करता था वहाँ मुझे थोड़े बहुत काम के भी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। पहले पहले तो बड़ी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली और पैसे भी कम थे, लेकिन फिर उस मालकिन ने मुझे नौकरी पर रख लिया था। न मैं पढ़ा हुआ था और ना ही मेहनती था, इसलिए मुझे मालकिन का काम अच्छा लगा। घर का थोड़ा बहुत काम होता था और बाजार का, और मेरी तनख्वाह भी अच्छी थी। लेकिन अपनी मालकिन की कुछ बातें मुझे बड़ी अजीब लगती थीं। मालकिन का पति बाहर मुल्क में रहता था। मैंने पूछा कि वो कब वापस आएगा, तो मालकिन कहने लगी कि 3 साल के बाद आएंगे और अभी तो गए हैं चंद महीने पहले। मैं खामोश हो गया। मेरी मालकिन ज़्यादा उम्र की भी नहीं थी, यूं ही कोई 35 के लगभग थी, लेकिन कभी कभी मुझे अजीब सी लगती थी। रात को 11 बजे जब मैं क्वार्टर में चला जाता तो वो बाहर से ताला लगा देती। मुझे बड़ी हैरत होती कि ये मेरे क्वार्टर का ताला क्यों लगा देती है। फिर मुझे ये ख्याल आने लगा कि शायद इसे यह डर है कि वो अकेली होती है, इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ये ताला लगाती होगी। लेकिन एक बार तो शाम में ही मेरी मालकिन ने मुझे कमरे में जाने के लिए कहा। मैंने जब मालकिन से वजह पूछी तो उसकी रंगत उड़ चुकी थी। कहने लगी कि देख नहीं रहे हो आसमान पर काले बादल कितने गहरे हो चुके हैं। मैंने एक नज़र सहन में खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। बादल तो वाकई गहरे हो रहे थे, लेकिन इससे मेरा क्या ताल्लुक हो सकता था। मैंने कहा मालकिन, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो कहने लगी कि अभी बारिश हो जाएगी। मैंने कहा तो होने दे, बारिश होने से मैं कमरे में क्यों बंद हो जाऊं। मेरी बात सुनकर वो बहुत देर मुझे देखकर खामोश हो गई, लेकिन बहुत परेशान थी। बार बार आसमान को देख रही थी, साथ साथ वहीं चक्कर काटती जा रही थी, अपनी उंगलियों को लटका रही थी। चेहरे की बुरी तरह से होश खोए हुए लग रही थी। मुझे अपनी मालकिन की परेशानी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उनका बारिश से क्या मतलब हो सकता है। मुझे उनकी परेशानी का मतलब समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई और फिर बारिश की रफ्तार तेज़ होने लगी। जैसे जैसे बारिश तेज़ हो रही थी, मालकिन की रंगत पीली पड़ती जा रही थी। वो बहुत परेशान थी। इस वक्त मुझे कोई भी ज़रूरी काम न था। मैंने सोचा कि चलो मैं बारिश में नहा लूँ। जैसे ही नहाने के लिए खड़ा हुआ तो मेरी मालकिन मुझे कहने लगी, तुम यहाँ क्यों खड़े हो। मैंने कहा, मालकिन बारिश हो रही है और बारिश में तो सब यूं ही नहाते हैं। अब आपको डर लगता है तो आप अपने कमरे में चली जाएं। मालकिन कहने लगी कि ऐसा करो कि इधर आओ। उन्होंने मुझे अपने कमरे की तरफ आने का इशारा किया। ये बात भी मेरे लिए काफ़ी हैरान करने वाली थी, क्योंकि जब से मैं उनके घर काम कर रहा था उन्होंने कभी मुझे अपने कमरे में आने का नहीं कहा था। मैं धीरे धीरे चलता हुआ मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ गया।
वो अपनी अलमारी से पैसे निकालने लगी। मुझे पैसे पकड़ाए और कहने लगी कि जाओ घर का सामान लेकर आओ। मैंने कहा कि अभी सुबह तो लाया था। मैंने हर चीज़ पहले ही लाकर रख दी थी। कोई भी ऐसी चीज़ ना थी जिसकी कमी होती। मैंने कहा कि अब क्या लेकर आऊँ मालकिन? कहने लगी कि और लेकर आओ। मैंने कहा कि अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इसमें तो सारा सामान ख़राब हो जाएगा। वो कहने लगी, मेरे पैसे का सामान ही भीगेगा ना, तुम क्यों फ़िक्र करते हो? तुम बच जाओ यहाँ से। मुझे तो इस औरत की अक्ल पर अफसोस हो रहा था। इतनी तेज़ तूफ़ानी बारिश में वो मुझे राशन लाने के लिए कह रही थी। इसमें तो दाल, चावल, आटा सब कुछ बर्बाद हो जाता। मैंने कहा कि मालकिन आप क्यों पूरे सामान को वेस्ट करना चाहती हैं? इतनी तेज़ बारिश में सब कुछ ख़राब हो जाएगा। उन्होंने मुझे एक प्लास्टिक का मजबूत थैला दिया। कहने लगी कि यह पकड़ो और इसमें सारा सामान डाल लेना। जल्दी जाओ, निकलो मेरे घर से बाहर। 2 घंटे से पहले वापस मत लौटना। पता नहीं क्यों मुझे ये महसूस हो रहा था कि मालकिन मुझे बाहर निकालना चाहती है और मुझे बड़ी हैरत हुई थी। मैंने पैसे लिए और जेब में डाल लिए और बाहर अपनी साइकिल पर बैठकर बारिश का भी मज़ा लेता रहा और राशन की दुकान पर भी पहुंच गया। राशन वाले को पैसे पकड़ा दिए और मैंने कहा कि दाल, चावल, आटा जो कुछ भी है वो सब दे दो। जब तक सामान पूरा करो मैं आता हूँ और मुझे कोई जल्दी नहीं है। चाहे तुम 2 घंटे लगाकर सामान पैक कर देना। मेरी बात पर वो मुझे हैरानी से देखने लगा और मैं बारिश में नहाने वाले बच्चों के साथ मिलकर खुद भी नहाने लगा। हालांकि मेरी उम्र 20 साल थी, लेकिन मुझे बारिश में नहाने का बड़ा ही शौक था। गली में बच्चे नहा रहे थे, साथ में फुटबॉल खेल रहे थे। मैं भी उनके साथ फुटबॉल खेलने लगा। पूरे 2 ढाई घंटे बाद जब बारिश काफ़ी हद तक कम हो गई, तब मैं भी सामान लेकर वापस आया था। सामान भी बच गया था, लेकिन जब घर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर मैं बहुत परेशान सा हुआ था। मालकिन सहन में बैठी रो रही थी। मुझे बात समझ नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, मालकिन मुझे देखकर फौरन से अपने आंसू साफ करने लगी। मैंने उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखें बहुत ही सूजी हुई थीं, जैसे पिछले 2-3 घंटे से वो बस रोए जा रही हूँ। मैं भी परेशान सा हो गया। मैंने कहा, मालकिन सब ठीक तो है ना? कहने लगी, हाँ सब ठीक है। जाओ ये सामान किचन में रखो और मैं खाना बना दिया है, किचन में ही रखा है, तुम खा लेना ये। कहकर वो अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। मुझे बड़ी हैरत होती थी। मेरी मालकिन बड़ी अजीब थी। ना तो वह किसी मोहल्लेदार के घर जाकर उनसे मिलती थी, ना ही किसी मोहल्लेदार औरत को अपने घर आने देती थी। पति वैसे भी बाहर मुल्क में होता था। मुझे समझ नहीं आती थी कि मालकिन अकेली घर में रहकर बोर नहीं हो जाती होगी। इन्हें तो चाहिए था कि आस पड़ोस में रहकर दोस्तियां बढ़ाएं, लोगों से मिले जुले, लेकिन नहीं। कोई भी मालकिन के घर गलती से भी आ जाता तो मालकिन उसके साथ ऐसा गलत रवैया करती कि दोबारा वो आने का नाम नहीं लेता था। मानसून का मौसम था, इसलिए 2 महीने तो बरसात लाजमी होनी थी। लेकिन मुझे अपनी मालकिन की यह बात हैरान करती थी कि जब भी आसमान पर बादल छाने लगता और लगता कि अभी बारिश हो जाएगी, वो मुझे पैसे देती और कहती कि जाओ घर से बाहर निकलो, सामान लेकर आओ। कभी कहती यहाँ से ये लेकर आओ, तो कभी कहती वहाँ से वो लेकर आ जाओ। वो ऐसी जगह का मुझे बताती जो कि कोसों दूर होती, जहाँ से वापसी पर मुझे 2 ढाई घंटे लग ही जाते थे। मैं घर आता तो वह रो रही होती। ना मुझे उसके रोने की समझ आती और ना ही बारिश से मुझे बाहर भेजने की। रोज़ाना पर इसमें नहा नहा कर मेरी अब तबीयत ख़राब होने लगी थी। आज सुबह से ही मुझे छींकें आ रही थी, बुखार भी हो रहा था। कहने लगी कि जाकर सामान लेकर आओ। मैंने कहा कि मालकिन मुझे बुखार है, मैं नहीं जा सकता और वैसे भी घर में अच्छा खासा राशन मौजूद है। महीना भर भी अगर राशन ना आए तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात सुनकर वो परेशान सी हो गई थी। मेरी आँखों और मेरे चेहरे को देख कर कहने लगी, ऐसा करो कि मैं तुम्हें गर्म दूध देती हूँ और साथ में बुखार की गोली भी।
वो खा लो और आराम कर लो। मुझे बड़ी हैरत हुई थी। ऐसी मेहरबानी पहले तो मालकिन ने मुझ पर कभी नहीं की थी। वो सिर्फ मुझे एक कप चाय देती थी और उसमें भी दूध से ज़्यादा पानी होता था, और आज दूध का ग्लास। मालकिन ने मुझे दूध के साथ बुखार की गोली दी थी और साथ में ही एक और दवा दी। वो शायद नींद की गोली थी। जैसे ही मैंने वह दूध के साथ दवा ली, कहने लगी कि चलो ऐसा करो, मेरे कमरे में जाकर लेट जाओ। ये सुनकर तो मैं पूरी तरह से चौंक गया था। मैंने कहा, मालकिन आप क्या कह रही हैं? मैं आपके कमरे में कैसे सो सकता हूँ? कहने लगी कि बारिशों के होने से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, और अगर तुम्हें सर्दी हो गई तो फिर कौन तुम्हें संभालेगा? और तुम्हारे इतने नखरे मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए जाओ मेरे कमरे में सो जाओ। मैंने कहा, घर में और भी कमरे हैं, मैं वहाँ जाकर लेट जाऊँगा। मैंने कहा, मालकिन आप मुझे किसी दूसरे कमरे का बता दीजिए, मैं आपके कमरे में नहीं सो सकता। मुझे ये बात बहुत ही अजीब सी लग रही थी और अपनी मालकिन के इस बात पर हैरत भी हो रही थी कि वो मुझे अपना कमरा क्यों दे रही थी, जबकि घर में और भी कमरे थे। इतना ही एहसास था तो मुझे किसी दूसरे कमरे का भी कह सकती थी, अपना कमरा ही क्यों? मेरी बात सुनकर वो मुझे गुस्से से घूरने लगी। कहने लगी कि जो कह रही हूँ वही करो, जाओ मेरे कमरे में जाकर सो जाओ। मैं बड़ा परेशान हुआ था, इनकार भी नहीं कर सकता था। एक तो बुखार था, दूसरा शायद नींद की दवा का असर भी मुझ पर होने लगा था। मैं मालकिन के कमरे में गया और बेड पे जाकर लेट गया। 5 मिनट लगे थे, मैं गहरी नींद में जा चुका था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था। शायद मुझे अभी भी बुखार था। बड़े मुश्किल से मैं उठकर बैठा था, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र सामने पड़ी तो मेरे होश उड़कर रह गए थे। सामने मालकिन खड़ी हुई थी, अपनी अलमारी से ना जाने क्या निकाल रही थी। मेरी कोशिश तो यही थी कि चुप कर कमरे से बाहर निकल जाऊं। जाहिर है यह मालकिन का कमरा था, उनकी ज़रूरत का सारा सामान यहीं होता है ना। न जाने उन्होंने मुझे रात को अपने कमरे में क्यों सुलाया था। मैं बहुत मुश्किल से उठकर खड़ा हुआ था, लेकिन मेरा सर अभी भी पूरी तरह से चकरा रहा था। धीरे धीरे चलते हुए मैं कमरे से बाहर आ गया। कुछ देर बाद मालकिन बाहर आई तो कहने लगी कि तुम क्यों बाहर आए? मैं तो बस अपनी ज़रूरत की चीज़ लेने आई थी, जाओ अंदर जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी मालकिन मुझ पर इतनी मेहरबानी कर किस लिए रही है। ना जाने क्यों मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। वो एक तुर्की औरत थी, उनकी उम्र भी 35 साल के लगभग थी, लेकिन जवान और ख़ूबसूरत थी। मुझे उसके कमरे में रहना, उठना बैठना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। मैंने कहा, नहीं मालकिन, मैं यहीं ठीक हूँ। मैं चलता हुआ अपने क्वार्टर में जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। फिर मुझे एहसास हुआ कि पानी टपकने से चारपाई भीग गई थी और अभी मैं गीले बिस्तर पर ही लेटा हुआ था। बुखार मुझे पहले से ही था, इसलिए कपकपी सी होने लगी। मालकिन मेरे लिए खुद नाश्ता बनाकर लाई थी। जब मुझे कांपते हुए देखा तो कहने लगी, देख लिया तुमने अपनी ज़िद का नतीजा? कह रही थी ना कि मेरे कमरे में जाकर लेट जाओ, लेकिन तुम बहुत ढीठ हो। ये कहकर उन्होंने नाश्ते की ट्रे एक तरफ रख दी और मुझे बाजू से पकड़ के सहारा देने लगी ताकि मुझे खड़ा कर सके। इस वक्त मैं बुखार की वजह से इस कदर कमज़ोरी का शिकार हो चुका था कि उनके सहारे से ही उठा, लेकिन उसके बाद मैंने उनका हाथ पीछे कर दिया और चलते हुए मालकिन के कमरे में ही जाकर बैठ गया। उन्होंने मुझे नाश्ता दिया और फिर से दवाई दे दी। रात तक मेरा बुखार टूट चुका था, तबीयत भी काफ़ी हद तक सही हो गई थी। पूरा दिन मालकिन ने मेरी अच्छी सेवा की। मैंने मालकिन से कहा, आप तो बहुत अच्छी हैं, मुझे तो लगा था कि आप बहुत गुस्से वाली मिजाज की हैं। यह सुनकर उनके चेहरे पर अजीब से अंदाज छा गए थे। फिर किसी गहरी सोच में चली गई। कहने लगी कि मैं अच्छी नहीं हूँ, बहुत बुरी हूँ। ये कहने के बाद उन्होंने अपनी आंखों में जमा आंसू साफ किए थे और फ़ौरन से कमरे से बाहर चली गई। मुझे बड़ी हैरत हुई, आखिर मसला क्या है? आज रात फिर बारिश तेज़ हुई थी। जैसे ही बारिश तेज़ हुई,
मालकिन की रंगत उड़ने लगी। कहने लगी, ना जाने क्यों यह रोज़ रोज़ बारिश हो जाती है। कब यह मौसम बदलेगा और मेरी जान को सुकून आएगा। मैं बहुत परेशान हूँ इस बारिश की वजह से। मैंने कहा, मालकिन बारिश आपको क्या करती है? कहने लगी कि तुम नहीं जानते, यह बारिश मेरी जान की दुश्मन है। मैं हैरान था, ये कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने मुझे दूध का ग्लास दिया और साथ में नींद की गोली। अब तो मुझे बुखार भी नहीं था। दवा और दूध का ग्लास देकर कहने लगी, इसे खाकर मेरे कमरे में सो जाओ। मैंने कहा, नहीं, अब मैं ठीक हूँ, अपने कमरे में सो सकता हूँ। इस पर मैंने नींद की गोली नहीं खाई थी, बस मालकिन को दिखाने के लिए ऐसा किया जैसे गोली मैंने अपने मुंह में डाली है। लेकिन मैंने हाथ से वो गोली पीछे फेंक दी थी, जो कि मालकिन की नज़र में नहीं आई थी। मैंने दूध का ग्लास लिया और पी गया। ऐसे करने लगा जैसे मुझे नींद आ रही है। मैं घर के ही दूसरे कमरे में जाकर लेट गया, क्योंकि मेरे कमरे में बारिश का पानी आ जाता था। इस कमरे की खिड़की बिल्कुल सहन की तरफ खुलती थी। हालांकि मालकिन का कमरा अंदर की तरफ था, वहाँ से सहन नज़र नहीं आता था। मैं देखना चाहता था कि आखिर मालकिन को बारिश से क्या परेशानी होती है, वो क्यों मुझे बाहर भेज देती है, और जब मैं आता हूँ तो वो रो रही होती है। मैं चुपके से कमरे की खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया। मुझे लगता था कि जैसे सहन में कोई आता है। बारिश होती तो मेरी मालकिन सहन में बार बार देखती रहती। जब भी बारिश हो रही होती थी, मुझे पक्का यकीन था कि मालकिन सहन में ज़रूर आएगी। अभी यही सोच रहा था कि जब मालकिन सहन में आई और एक कोने की तरफ जाकर मिट्टी खोदने लगी। मुझे हैरत हुई कि यह क्यों मिट्टी खोद रही है। मिट्टी उठा उठा कर वह दूसरे कोने की तरफ फैलाती और उसके ऊपर डालने लगती और उसे अपने हाथों से बराबर करने लगती। मुझे यूँ लग रहा था जैसे इस मिट्टी को छुपाने की कोशिश कर रही है, या ये मिट्टी के अंदर कुछ ऐसा है जो बारिश की वजह से दिख जाएगा। उन्हें यह डर था कि कहीं वो मिट्टी वहाँ से हटने से अंदर की चीज़ दिखने ना लग जाए। शायद मालकिन का कोई जेवर या उनके पैसे हो सकते थे जो मालकिन छुपाना चाहती है, तभी मुझे बाहर भेज देती है। अब मुझे याद आने लगा कि जब भी मैं बाहर से वापस आता था तो मालकिन के कपड़ों पर मिट्टी लगी होती थी और वो रो रही होती थी और एक कोने में वो मिट्टी डाल रही थी। वो हिस्सा पूरा मिट्टी से ढका हुआ होता था। पहले कभी तो मैंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कुछ देर बाद ही मालकिन यही करती रही और फिर रोने लगी। रोते हुए वह अपने कमरे में चली गई और मैं अपने कमरे से बाहर निकला और इस मिट्टी को हटाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसमें तो किसी के कंकाल की हड्डियां पड़ी हुई थी। मैं हैरान हो गया। मैंने मालकिन से पूछा तो मालकिन ने मुझे जो राज बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरी मालकिन का पति बाहर मुल्क में नहीं था, बल्कि 9 महीने पहले ही मालकिन और मालिक के झगड़े की वजह से मेरी मालकिन ने गुस्से में आकर अपने पति को मार डाला था। लेकिन उसे यह डर था कि पुलिस को पता चल गया तो उसे फांसी की सज़ा हो जाएगी, इसलिए उन्होंने अपने पति को इस कच्चे सहन में ही दफना दिया। लेकिन क्योंकि वह एक औरत थी, इसलिए बहुत गहरा गड्ढा नहीं खोद पाई। इसलिए जब भी बारिश होती तो उसे यह डर रहता कि उसके पति की हड्डियों के टुकड़े कोई देख ना ले। मैं देख चुका था। मालकिन मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी कि मेरे इस राज को राज रहने दो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। मैंने मालकिन के इस बात को किसी को भी नहीं बताया और बदले में वह वाकई में मुझे बहुत पैसे देने लगी। जब पूरे 10 लाख मेरे पास जमा हो गए तो फिर मैं वापस अपने घर आ गया। वह राज अभी भी मेरे सीने में दफन है, क्योंकि मालकिन ने जो कुछ किया था उसे मैं आकर गलत ही किया था और इस पर वह रोती भी बहुत थी, पछताती भी बहुत थी। इसलिए कहते हैं कि गुस्सा जान का दुश्मन होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और लोगों तक शेयर करना ना भूलें। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।